हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक जो हमारा है वो फिज़िक्स को लेकर है और यहाँ पर लेक्चर फिज़िक्स के सम इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि हमारे पास जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका यूनिट नंबर 11, ठीक है। यूनिट नंबर 11 पर हमारी ये क्लास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है दोस्तों, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक काफ़ी डिटेल्ड हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके इस लेक्चर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। साथ ही आगामी जो एलटी एग्ज़ाम्स होंगे दोस्तों, उसमें फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें भी यही सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देखा होगा कि यूनिट 11 भौतिकी में गणितीय विधियाँ, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स जो होती हैं फिजिक्स के अंतर्गत, उनका ये टॉपिक है, जिसमें सदिश बीजगणित और सदिश कलन, गॉस, स्टोक्स, ग्रीन के प्रमेय हैं, आबियो-लाम्बिक ऑर्थोगोनल, ठीक है, और एकात्मक और हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, लेजेंडरी वेसल्स, हर्मिट और लैग्रेरे फलन है। तो इस पर आधारित हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आप पहले बेसिकली समझिएगा कि जो गॉस थ्योरम होती है, वो गॉस थ्योरम जो होती है, ये होती है दोस्तों आपके फ्लक्स पे डिपेंड, ठीक है। तो गॉस थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी भी सरफेस से होकर जाने वाली जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और गॉस थ्योरम जो होती है वो कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उसमें जो एप्सिलॉन का क्यू अपॉन एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होता है क्यू का, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम जो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों किसी भी सरफेस का, यानी किसी भी थ्री डायमेंशनल सरफेस का वॉल्यूम इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम। नेक्स्ट आपका जो स्टोक्स थ्योरम है दोस्तों, ये किसी भी सरफेस का सरफेस इंटीग्रल करता है, और इसको हम लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी सरफेस का लाइन इंटीग्रल करता है, तो इसको सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रीन थ्योरम। तो तीन थ्योरम यहाँ पे, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम दोस्तों ये भी लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही इसमें ये डबल इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। जो गॉस थ्योरम होती है वो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, और स्टोक्स थ्योरम जो होता है सरफेस इंटीग्रल होता है, और ग्रीन थ्योरम जो होती है वो डबल इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। और गॉस थ्योरम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम जो है लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ पर होनी चाहिए, कि यहाँ पर जो है आपका जो ये डेल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। डेल ऑपरेटर डॉट यहाँ पर आपका डॉट ऑपरेशन यहाँ पे किया गया, तो डेल क्रॉस ए। तो अगर डेल का पहले क्रॉस ए निकालेंगे और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो आंसर कम्प्लीटली जीरो आएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको समझना है कि अगर क्रॉस ऑफ डेल फाई, ठीक है, डेल फाई का अगर क्रॉस ऑपरेशन किया जाए, क्रॉस ऑपरेट किया जाए, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। सोलेनोइडल फील्ड में क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपके पास डेल डॉट एफ हो जाए, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो आती है, तो वो फील्ड जो है सोलेनोइडल फील्ड कहलाता है, ठीक है। और अगर क्रॉस एफ इज इक्वल टू डेल ऑफ क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इरोटेशनल फील्ड। तो बहुत एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो कब इरोटेशनल होता है, कब सोलेनोइडल होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में जीरो अगर आ जाए, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो सोलेनोइडल फील्ड होता है। और अगर डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसको इरोटेशनल फील्ड कहते हैं। तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सुन के भी याद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में सोलेनोइडल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में
इरोटेशनल फील्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इन्हीं को क्वेश्चंस को दोस्तों ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझेंगे और उसमें सीखेंगे बहुत सारी अन्य नई चीज़ें। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम गॉस अपसरण प्रमेय यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस समाकलन को किस में बदलता है। तो गॉस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है दोस्तों, वो किस समाकलन को किस में कन्वर्ट करती है, गॉस के अपसरण प्रमेय किसको किस में परिवर्तित करती है। ये करती है दोस्तों आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में। यानी कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, ठीक है, वो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल इंटीग्रेशन को में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पृष्ठीय समाकलन में इसको रिप्रेजेंट करता है गॉस के अपसरण प्रमेय। यानी कि गॉस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, वो किसी भी चीज़ के आयतन समाकलन को उसके सरफेस यानी कि पृष्ठीय समाकलन में रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आयतन समाकलन टू पृष्ठीय समाकलन। नेक्स्ट है दोस्तों, गॉस प्रमेय का गणितीय रूप क्या है। अब गॉस की प्रमेय जो होती है उसका गणितीय रूप क्या है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, यानी कि इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, तो ये आपका इसको रिप्रेजेंट करता है गॉस प्रमेय के गणितीय रूप को। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, सरफेस का डबल डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एफ का डाइवर्जेंस फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया इसका गॉस प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी सदिश क्षेत्रफल का अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस शून्य हो तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यदि किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन ना सॉरी फॉर्मूले के फॉर्म में बताया था, डाइवर्जेंस ऑफ यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ अगर जीरो होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो उस स्थिति में वो क्षेत्र कैसा होगा, वो सोलेनॉइडल होगा। कैसा होगा दोस्तों, सोलेनॉइडल होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्रॉस ऑफ एफ, ठीक है, डाइवर्जेंस क्रॉस ऑफ एफ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू अगर जीरो हो तो क्या होता है, इन दोनों इन जो शेष तीन बचे इनमें से एक आंसर सही है, वो क्या है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। इसको मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है ना, आपको स्टार्टिंग में इसका करा दिया है मैंने। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी थी, एक सोलेनॉइडल की थी, डॉट प्रोडक्ट अगर एफ के साथ जीरो हो जाता है तो सोलेनॉइडल एरिया होता है, और अगर क्रॉस होता है तो क्या होता है, तो उसको क्रॉस में अगर जीरो हो जाए तो क्या होता है, ये आपने इसका आंसर हमें देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाइवर्जेंस यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस ए अगर का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होता है दोस्तों हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ए क्रॉस जो है डेल क्रॉस ए अगर निकाल दिया जाए और उसका फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाए डेल के साथ, डेल के फॉर्म में, तो डाइवर्जेंस फॉर्म में, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो ए का वो जो है जीरो आंसर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्टोक्स प्रमेय में रेखा समाकलन किसके बराबर होता है। तो जो स्टोक्स की थ्योरम होती है उसमें रेखा समाकलन यानी कि जो रैखिक लीनियर इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है। तो स्टोक्स थ्योरम में जो लीनियर इंटीग्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है दोस्तों कर्ल का पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल के इक्वल होता है स्टोक्स थ्योरम में रैखिक यानी कि लीनियर इंटीग्रेशन जो है कर्ल का पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ठीक है ना,
तो एक बार क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन को समझ लीजिए। स्टोक्स प्रमेय में रेखा समाकलन किसके बराबर होता है? तो स्टोक्स प्रमेय में जो रेखीय समाकलन होता है वो कर्ल का पृष्ठीय समाकलन के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि स्टोक्स प्रमेय का गणितीय रूप क्या है? तो स्टोक्स थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। ठीक है, तो ये इसका जो है स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो तो सदिश क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यदि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो है तो सदिश क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल के साथ अगर जीरो आ जाए, अभी हमने क्वेश्चन पूछा था, तो इस प्रकार का जो होता है दोस्तों वो होता है इरोटेशनल। क्या होता है? इरोटेशनल होता है सदिश। ठीक है, और अगर डेल डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होता है? सोलेनॉइडल होता है। क्या होगा? तब सोलेनॉइडल होगा। ठीक है, और जब क्रॉस के साथ एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाए, डेल के साथ क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ऐसी स्थिति में इरोटेशनल होता है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि ग्रीन प्रमेय किस प्रकार के क्षेत्र में लागू होता है? तो ग्रीन प्रमेय किस प्रकार के क्षेत्र में लागू होता है? तो ये होता है दोस्तों द्विविमीय में। ठीक है, टू डायमेंशनल रीजन जो होता है, 2D जो रीजन होते हैं उनमें ही ग्रीन्स की थ्योरम जो है लागू होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है लेक्चर के एग्जाम में। तो ग्रीन प्रमेय किस प्रकार के क्षेत्र में लागू होता है? ये होता है 2D रीजन में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्रीन प्रमेय रेखा समाकलन और किस समाकलन के बीच संबंध को स्थापित करता है? तो ग्रीन जो थ्योरम है वो रेखा समाकलन और किस समाकलन के बीच संबंध को स्थापित करता है? तो ये लीनियर इंटीग्रेशन और द्विगुणित समाकलन। ठीक है, तो द्विगुणित यानी कि 2D इंटीग्रेशन के बीच एक जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन थ्योरम। ठीक है, रैखिक समाकलन और द्विगुणित समाकलन के बीच संबंध स्थापित करता है ग्रीन का प्रमेय। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन प्रमेय का रूप है। अब जो ग्रीन थ्योरम है उसका रूप क्या है? तो ग्रीन थ्योरम का जो मैथमेटिकल रूप है दोस्तों वो है आपका ये ए वाला। ठीक है, तो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन डी एक्स माइनस डी पी डेल पी अपॉन डेल वाई। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके डी ए इसका डबल इंटीग्रेशन के साथ रहेगा। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी ए। ठीक है ना, तो ये ग्रीन प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सदिश सर्वसमिक सही है? तो वेक्टर आइडेंटिटी के साथ जो है कौन सा वेक्टर जो है सदिश है? तो यहाँ पर सदिश सर्वसमिका कौन सी है वो बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका सदिश यानी कि वेक्टर फॉर्म अगर बात करें तो ये आपका होता है डेल क्रॉस डेल फाई। ठीक है, डेल फाई का अगर फिर से क्रॉस डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस डेल फाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आंसर जो आ जाएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये विषय ध्यान रखना है कौन सा सदिश सर्वसमिक का वेक्टर आइडेंटिटी सही है। तो वो होता है डेल और क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों लाप्लासियन ऑपरेटर का रूप क्या है?
तो लैप्लासियन जो ऑपरेटर है दोस्तों उसका रूप क्या है? तो इसका जो लाप्लास ऑपरेटर का जो रूप होता है दोस्तों वो होता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डाइवर्जेंस स्क्वायर ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका लाप्लासियन ऑपरेटर रूप है। हालांकि यहाँ पर कोई मतलब ये कंफर्म नहीं हो सकता कि फाई 0 ही हो जाए, बट इसको जो ऑपरेटर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे दोस्तों, लाप्लासियन ऑपरेटर को डेल स्क्वायर फाई के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि एफ इज इक्वल टू डेल फाई हो तो एफ क्या कहलाता है? तो अगर एफ इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फाई हो तो एफ क्या कहलाएगा? तो इसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेटिव फील्ड इसको कहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फाई हो तो उस फील्ड को एफ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी कंजर्वेटिव फील्ड में बंद पथ पर रैखिक समाकलन का मान कितना होता है? तो कंजर्वेटिव फील्ड कब हो रहा है दोस्तों? अगर f इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फाई हो तो ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो इस पर बंद पथ पर जो रेखा का समाकलन होता है, समाकलन वैल्यू कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 0। मैंने आपको बताया था कि ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर है ये। ठीक है, डेल फाई इसको कहते हैं और डाइवर्जेंस ऑफ फाई कहते हैं। अगर डाइवर्जेंस ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इस फील्ड को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फील्ड। इस बंद पद पर रेखा समाकलन का मान जो होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा दोस्तों। संरक्षित क्षेत्र उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो डाइवर्जेंस डॉट आर यानी कि डेल डॉट आर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये जो है आपका r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो डाइवर्जेंस ऑफ डॉट आर इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा दोस्तों आपका 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 3 आती है। और अगर हम इसके क्रॉस की बात करें तो इसके क्रॉस की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी दोस्तों? वो आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो इसको आपने ज़रूर माइंड कर लेना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जहाँ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं तो ऐसी स्थिति में डेल डॉट आर इज इक्वल टू 3 आएगा और डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है जो डेल क्रॉस आर का मान क्या होगा? तो सामान्य सी बात है, क्रॉस यानी कि सदिश होता है और इसका सदिश गुणनफल क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गॉस प्रमेय का प्रमुख उपयोग किस विषय में होता है? तो गॉस की जो थ्योरम होती है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस सब्जेक्ट में होता है? वो होता है दोस्तों जो टॉपिक होता है वैद्युत स्थैतिकी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स होता है तो उसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपका गॉस की थ्योरम का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी कि विद्युत स्थैतिकी में दोस्तों गॉस के प्रमेय का मुख्य उपयोग होता है। तो वैद्युत स्थितिकी में ही गॉस की थ्योरम लागू होती है दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्टोक्स प्रमेय विशेष रूप से किस भौतिक राशि के अध्ययन में उपयोगी है? तो स्टोक्स की जो थ्योरम है दोस्तों, स्टोक्स का प्रमेय जो है वो विशेष रूप से किस भौतिक राशि के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है? तो स्टोक्स का प्रमेय जो यूज होता है दोस्तों वो होता है सर्कुलेशन में। किसमें होता है? मेनली वो होता है सर्कुलेशन में यूज होता है। ठीक है, जैसे गॉस की थ्योरम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है
वैसे स्टोक्स थ्योरम जो होती है वो सर्कुलेशन में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो हो और क्रॉस प्रोडक्ट एफ इसके जीरो के इक्वल ना हो तो क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर जीरो होता है तो उस क्षेत्र को जहाँ पर डेल डॉट एफ डेल डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो हो तो सोलेनोइडल होता है। तो सोलेनोइडल ओनली हो जाएगा क्योंकि क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो तो है नहीं, तो कंजर्वेटिव हो जाता। बट यहाँ पर इरोटेशनल तो है नहीं, ठीक है। तो आपका डॉट प्रोडक्ट में सोलिनोइडल होता है और क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल टू जीरो आ जाता तो ये जो है इरोटेशनल हो जाता, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन हो जाती। बट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू तो जीरो दिया है बट क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो इट मीन्स ये केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? केवल सोलिनोइडल ओनली को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रमेय सदिश कलन का त्रिविमीय रूप माना जाता है? तो जो स्केलर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो है त्रिविमीय रूप माना जाता है वो कौन सा थ्योरम है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये सदिश कलन के त्रिविमीय रूप की बात पूछी गई है, तो यहाँ पर ग्रीन थ्योरम भी त्रिविमीय रूप है, स्टोक्स थ्योरम भी है और गॉस थ्योरम भी जो है यहाँ पर सदिश कलन का त्रिविमीय रूप के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो सदिश कलन का त्रिविमीय रूप के अंतर्गत आपका ग्रीन थ्योरम भी आता है, स्टोक्स थ्योरम भी आता है और गॉस थ्योरम भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक लिया है दोस्तों इसी यूनिट का, ठीक है, इसमें एकात्मक और हर्मिशन आव्यूह है, ठीक है, यूनिटरी एंड हर्मिशन मैट्रिक्स एंड आव्यूह के अभिलाक्षणिक और अभिलक्षणिक सदिश हैं। तो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड जो है आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो इस पर हमने ये जो है टॉपिक लिया है नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब देखिए हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम इसको डिटेल आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हर्मिशन मैट्रिक्स कब होता है। यदि ए का ट्रांसपोज दोस्तों ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक्स जो है हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाती है। इसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में तैयार कर लीजिएगा कि जो ए का ट्रांसपोज है, अगर ए का ट्रांसपोज अगर ए के ही इक्वल आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो मैट्रिक्स होती है वो हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाती है। दूसरा है दोस्तों यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स को समझेंगे तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, अगर ए का ट्रांसपोज और ए का आपस में मल्टीप्लाई करके पुनः आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तो यह यूनिटरी आ जाए आई आ जाए तो ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो ए का ट्रांसपोज अगर ए के जो इक्वल आ जाए तो आंसर हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, और अगर ए के ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आई आ जाता है तो इसको यूनिटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। थर्ड है हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सदैव रियल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई मैट्रिक्स जो है अगर उसका ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हर्मिशन मैट्रिक्स है। और हर्मिशन मैट्रिक्स के अगर हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं दोस्तों तो वो क्या होती है, वो हमेशा रियल होती है, वास्तविक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का मॉडुलस। अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाए और उसके आइगन वैल्यू निकाली जाए उसका और मॉडुलस निकाला जाए तो उसका आंसर वैल्यू हमेशा क्या होती है, सदैव एक होता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन तथ्यात्मक क्वेश्चन बहुत पूछे गए जो फैक्चुअल हैं, जो सीधी सीधा आंसर है। तो ये फिजिक्स का आप अगर प्रीवियस पेपर आपके पास है तो आप ज़रूर ले उसमें देख लीजिएगा, अदरवाइज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, चैनल पर आप देख लीजिएगा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू का मॉडुलस होता है दोस्तों वो सदैव एक होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। अगला है विभिन्न आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्थोगोनल होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आइगन वैल्यूज के
आइगन वेक्टर परस्पर क्या होते हैं, ठीक है ना? तो ये होते हैं ऑर्थोगोनल हमेशा। क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल। अगला है आइगन वैल्यू का योग हमेशा किसके इक्वल होता है? आइगन वैल्यू का योग जो होता है दोस्तों ट्रेस ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल? आइगन वैल्यूज का जो योग होता है वो ट्रेस ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आइगन वैल्यू का गुणनफल जो होता है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है? तो ये जो है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर्स हर्मिशन होते हैं। कौन से होते हैं? जो ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हर्मिशियन होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये लेक्चर फिजिक्स के आंसर के बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जिसमें ना तो न्यूमेरिक सेक्शन है कुछ, ना कुछ और करना है। सीधे सीधा आपका सटीक आंसर पता होना चाहिए और आपने उसको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, ठीक है? अगर ए का ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे में हम क्या कहते हैं उसको? ऐसे में हम उसको हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? किसी मैट्रिक्स से ए का अगर ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ जाए तो उसको हर्मिशन मैट्रिक्स कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है एकात्मक अवयव यू के लिए सही संबंध क्या है? तो जो एकात्मक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसके लिए जो सही डिसीजन क्या होता है दोस्तों? वो होता है ए के ट्रांसपोज का अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। यूनिटरी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है? तो एकात्मक अवयव का जो सही संबंध है वो है ए ट्रांसपोज ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तब इसको जो है एकात्मक अवयव जो है कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हर्मिशन अवयव के अविलक्षणिक मान यानी कि जो है आइगन वैल्यूज होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होते हैं एग्जाम में। और आपके 150 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को हम बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसलिए आप इनको रिवाइज जरूर करके चलें। तो हर्मिशन अवयव के अविलक्षणिक मान जो होते हैं वो आइगन वैल्यू जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं? वो हमेशा वास्तविक होते हैं यानी कि रियल होते हैं। ये मैं स्टार्टिंग में भी करा चुका हूँ। जो हर्मिशन अवयव के अभिलक्षणिक मान होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एकात्मक अवयव के सभी अभिलक्षणिक मान क्या होते हैं? तो एकात्मक अवयव के सभी अभिलक्षणिक जो मान होते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के वो हमेशा 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एकात्मक अवयव के सभी अभिलक्षणिक मान जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसके सभी आइगन वैल्यूज की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑलरेडी यूनिटरी मैट्रिक्स के तौर पर जाना जाता है। अगला है अभिलक्षणिक मान लैम्ब्डा ज्ञात करने के लिए समीकरण कौन सा है? अब देखो जो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए जो लैम्ब्डा ज्ञात करने के लिए जो इक्वेशन है दोस्तों कौन सा है? वो आपका वो होता है ए माइनस लैम्ब्डा आई इसका मॉडुलस, ठीक है? मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल क्या होता है दोस्तों? 0 होता है, ठीक है? तो अगर किसी मैट्रिक्स ए दी है तो उसका लेमडा आई उसमें माइनस करेंगे और उसका मॉड निकालेंगे तो इक्वल टू 0 होगा मानेंगे, तो इसको अभिलक्षणिक मान कहते हैं लेमडा का, ठीक है ना? तो अभिलक्षणिक मान निकालने का तरीका है लेमडा का, तो उसको हम जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों यदि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स हो तो एक्स क्या कहलाएगा? तो अगर ए एक्स वैक्टर इज इक्वल टू लेमडा एक्स वैक्टर हो तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं आइगेन वेक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम आइगेन वेक्टर कहते हैं। अविलक्षणिक सदिश इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो एक्स वेक्टर एक्स जो होगा
वो आपका अभिलक्षणिक यानी कि आइगन वैल्यू वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा एक्स वेक्टर अगर हो तो एक्स वेक्टर जो होगा वो आपका अभिलक्षणिक सदिश होगा यानी कि आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि n क्रॉस n हम आव्यूह के अभिलक्षणिक मानों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अगर हमारे पास n क्रॉस n है तो इसके आपने पढ़ी होगी, तो इसमें जो अभिलक्षणिक मानों यानी कि आइगन वैल्यूज की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो ऐसी कंडीशन में तो इसको आव्यूह की कोटि भी कहा जा सकता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जो अभिलक्षणिक मान हो सकते हैं वो हो सकते हैं दोस्तों n। कितने मान हो सकते हैं, आइगन वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, वो n आइगन वैल्यूज हो सकती हैं। तो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी n, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्मिशन आव्यूह का विकर्णीकरण किस प्रकार संभव है। तो इसका डायगोनलाइजेशन कैसे संभव है। अगर कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल वास्तविक आव्यूह द्वारा, एकात्म आव्यूह द्वारा, शून्य आव्यूह द्वारा, या संभव नहीं है। तो दोस्तों जो हर्मिशन मैट्रिक्स है उसका अगर हम डायगोनलाइजेशन की बात करेंगे तो वो कैसे होगा, वो होगा एकात्मक आव्यूह के द्वारा। किसके द्वारा होगा, एकात्मक आव्यूह के द्वारा होगा हर्मिशन मैट्रिक्स का विकर्णीकरण, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर समझ सकते हैं, यदि ए हर्मिशन है तो आई ए क्या होगा। ठीक है, तो अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ऑफ आई ए क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों स्क्यू हर्मिशन। क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ये हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ए क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न अविलक्षणिक मानों के संगत हर्मिशन आव्यूह के अविलक्षणिक सदिश होते हैं। तो दो भिन्न अविलक्षणिक मानों के जो संगत हर्मिशन आव्यूह के अविलक्षणिक सदिश कैसे होते हैं दोस्तों। ऑप्शन है समांतर या लंबवत या शून्य या समांतर। तो दोस्तों जो दो भिन्न अविलक्षणिक जो मान होते हैं उनके हर्मिशन मैट्रिक्स के जो अविलक्षणिक सदिश होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एकात्मक है, ठीक है, तो ए क्या है, यूनिटरी है, एकात्मक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा। ए के डिटर्मिनेंट्स ए का मॉड क्या होगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए क्या होता है दोस्तों। तो जब ए एकात्मक है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको भी लर्न करिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन ये एक डीप स्टडी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको आसान मत समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यदि ए एकात्मक है तो डिटर्मिनेंट्स ए का क्या होगा, तो ये होगा आपका 1 वैल्यू आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्मिशियन आव्यूह का निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। तो कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका निर्धारक, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट्स हमेशा रियल होगा, ठीक है, वास्तविक होता है। हर्मिशियन आव्यूह का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो हमेशा वास्तविक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि लेम्डा किसी एकात्मक आव्यूह का अविलक्षणिक मान है तो अगर लैम्ब्डा किसी एकात्मक आव्यूह का अविलक्षणिक मान है तो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैम्ब्डा इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा,
वो 0 हो जाएगा। क्योंकि एकात्मक अवयव का अगर अभिलक्षणिक मान है तो आइगन वैल्यू है, तो लैम्ब्डा उसकी आइगन वैल्यू है, तो आइगन वैल्यू का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। क्योंकि आपका ए माइनस लैम्ब्डा आई इक्वल टू भी क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो मॉडुलस ऑफ या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो इसी प्रकार अगर लैम्ब्डा किसी एकात्मक अवयव का अभिलक्षणिक मान है, तो मॉडुलस ऑफ लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है आपका 1। क्या हो जाता है? 1 होता है दोस्तों। यहाँ पे तो मिस्टेक है दोस्तों, 0 नहीं होता। ये किसके इक्वल होगा? 1 होगा, क्योंकि एकात्मक अवयव है तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अवयव के अविलक्षणिक मानों का योग किसके बराबर होता है? तो कोई मैट्रिक्स है, उसके अभिलक्षणिक मानों का जो योग होगा किसके बराबर होगा? ऑप्शन है डिटरमिनेंट्स के, ट्रेस के, रैंक के या शून्य के। तो ये जो किसी मैट्रिक्स है उसके अभिलक्षणिक मानों का जो योग होता है वो हमेशा ट्रेस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? वो ट्रेस के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है, किसी अवयव के अभिलक्षणिक मानों का गुणनफल किसके बराबर होता है? कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका आइगन वैल्यूज होते हैं तो उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल। किसके इक्वल होता है? वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, यानी कि उसका जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उसके इक्वल होता है। किसी भी अवयव के अभिलक्षणिक मानों के गुणनफल जो होता है वो उसके डिटर्मिनेंट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वांटम यांत्रिकी में प्रेक्षणीय राशियों को किस प्रकार के ऑपरेटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें जो प्रेक्षणीय राशियां हैं, जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती हैं दोस्तों, उनको किस प्रकार के ऑपरेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो उनको किया जाता है हर्मिशन ऑपरेटर के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, हर्मिशन ऑपरेटर के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी में प्रेक्षणीय राशियों को व्यक्त किया जाता है हर्मिशन ऑपरेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्मिशन अवयव का प्रतिलोम, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हर्मिशन मैट्रिक्स होती है तो उसका इन्वर्स यदि अस्तित्व में है तो वह भी क्या होगा दोस्तों? वह भी एक हर्मिशन होगा। ठीक है, तो हर्मिशन मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है दोस्तों, उसका जो इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं, तो वो भी जो है हर्मिशन मैट्रिक्स ही बनता है। इस चीज़ को भी याद रखना है आपने। कोई भी हर्मिशन मैट्रिक्स है और उसका अगर आप इन्वर्स निकाल देते हो तो उसका आंसर भी हर्मिशन मैट्रिक्स ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। जैसे सभी एकात्मक अवयव हर्मिशन होते हैं, सभी हर्मिशन अवयव एकात्मक होते हैं, प्रत्येक हर्मिशन अवयव के अविलक्षणिक मान वास्तविक होते हैं, और उपयुक्त तो सभी। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया है अभी तक कि हर्मिशन अवयव के जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं। क्या होती हैं? कोई भी हर्मिशन मैट्रिक्स होता है उसके आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? वो रियल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। तो यहाँ पर यदि ए हर्मिशन है और जो है आपका ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा एक्स वेक्टर हो, तो लेमडा अवश्य होगा। अब देखिए, अभी हमने इस पर आधारित एक क्वेश्चन किया था जिसमें ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा एक्स वेक्टर था, तो वहाँ पर एक्स वेक्टर कैसा है हमने पूछा गया था। बट यहाँ पर लेमडा क्या होगा ये पूछा गया है। तो अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स है और ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा एक्स वेक्टर हो, तो लेमडा अवश्य ही क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होएगी दोस्तों। क्या होएगी? वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप हमारी क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो प्रवक्ता फिजिक्स का जो पेपर होना है, लेक्चर फिजिक्स का,
उस पेपर को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत जो आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा, उसमें ज़्यादा थ्योरी से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना? बेसिकली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूछा गया है कि आप उसमें कितनी कमांड रखते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं दिया गया है ज़्यादा, तो इसलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि 3 घंटे के अंतर्गत हमें 150 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है? वन लाइनर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस आपने जो है तभी क्लियर होंगे जब आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा डीप भी आपको नहीं पढ़ना है और बहुत बेसिक भी नहीं करके जाना है। आपको थोड़ा एक अच्छी-सी प्रिपरेशन चाहिए, जिसके अंतर्गत आपने उसके थ्योरी वाले सेक्शन को अच्छे से स्टडी करना है। न्यूमेरिकल सेक्शन पर कम मेहनत करनी है, फ़ॉर्मूले ज़रूर तैयार कर लेने हैं, और फ़ॉर्मूले के बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन या तो देखने को मिलेंगे, और या आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर जैसे स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है और गॉस थ्योरम है, साथ ही हमने ये आइडेंटिटी वगैरह, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किए हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी प्रकार के नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको इसी यूनिट के 11th जो यूनिट है आपकी, इसी के अन्य टॉपिक्स को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।